वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स हैं क्या। तो जिस भोजन का हम सेवन करते हैं उसमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं और इन रासायनिक तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ये जो रासायनिक तत्व होते हैं ना, इन्हीं को पोषक तत्व कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वे अदृश्य घटक हैं जिनकी आवश्यकता हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है। तो पोषक तत्व क्या होते हैं? तो जैसे हम कुछ भी खाते हैं, मान लीजिए हम चावल या दाल खा रहे हैं, तो जो हमारा शरीर है ना, उसको ये नहीं पता कि हम क्या खा रहे हैं, हम चावल खा रहे हैं कि दाल खा रहे हैं। उसको मतलब है उसमें जो पोषक तत्व हैं उनसे, यानी कि हम जो चावल खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, वसा कितना है, प्रोटीन कितना है। तो हमारे शरीर को बस इससे मतलब है, हम क्या खा रहे हैं उसको नहीं पता। उसमें से जो पोषक तत्व मिलते हैं हमारे शरीर को, उससे मतलब है। तो पोषक पदार्थ किस लिए ज़रूरी हैं? हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। हमको इसी से एनर्जी मिलती है। तो देखिए, जो पोषक पदार्थ हैं इन्हें हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला, ऊर्जा प्रदान करने वाले। तो ऊर्जा प्रदान करते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, वसा यानी कि फैट। दूसरे पोषक पदार्थ हैं जो शरीर का निर्माण करते हैं, जैसे कि प्रोटीन, जल। कुछ पोषक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं, जैसे कि विटामिन और खनिज। तो ये सभी पोषक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। तो मानव शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। तो इनके बारे में एक एक करके अभी आगे हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, तो हमारे भोजन का जो अधिकांश पोषक तत्व होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ज़्यादातर हम जो भी खाते हैं ना, उसमें 55 से 60% तक कार्बोहाइड्रेट ही होता है। उसके बाद है वसा। वसा यानी कि फैट। ज़्यादातर जो तलीय पदार्थ होते हैं उनसे हमें वसा मिलता है। उसके बाद है प्रोटीन। तो दालें, सोयाबीन, मांस, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। उसके बाद है विटामिन। तो विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। उसके बाद है खनिज लवण यानी कि मिनरल्स, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया। ये क्या हैं? ये खनिज लवण है। उसके बाद है जल। तो वाटर आपको पता ही है कि हमारे शरीर के कुल भार का लगभग 65 से 70% जो भाग होता है वो जल के द्वारा ही निर्मित होता है। तो एक एक करके इन सभी पोषक तत्वों के बारे में अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट, जैसा इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में क्या है? कार्बो यानी कि कार्बन, हाइड्रेट का मतलब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1-2-1 के अनुपात से मिलकर बना यौगिक है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका अनुपात कितना होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1-2 और 1 के अनुपात में ये मिला होता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और इसकी मात्रा आहार में सर्वाधिक होती है। तो मैंने आपको बताया ना, जो हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन में लगभग 55 से लेकर 65% जो हमें ऊर्जा मिलती है ये कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। तो जो हम रोजाना भोजन करते हैं तो उसमें से 55 से लेकर 65% तक हमें कौन सा पोषक तत्व मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे भोजन का सर्वाधिक हिस्सा कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा कितनी कैलोरी हमें मिलती है? तो अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं? तो सभी अनाज, जैसे गेहूं हो गया, जौ, मक्का, चावल और उसी के साथ शहद हो गया, आलू, केला,
अमरूद, गुड़, गन्ना, शक्करकंद आदि। तो इन सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इसे शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन में हमें जो मिठास आती है, जो मीठा लगता है, वो कार्बोहाइड्रेट के कारण ही लगता है। तो अगर हमें पता करना हो कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, तो जब भी उसमें मिठास होगी, वो मीठा लगेगा, तो ज़्यादातर उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा ही। तो जैसे चावल है, तो चावल खाने में आप कहेंगे ये तो मीठा नहीं लगता, पर उसमें भी शुगर होती है। तो जिस चीज़ में शुगर होगी उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा ही। तो इसीलिए से शर्करा भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा है डाइसैकेराइड्स और तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनो, डाई और पॉली। तो मोनो का मतलब क्या होता है? एक। डाई का मतलब क्या होता है? दो। और पॉली का मतलब क्या होता है? दो से अधिक। तो इसमें हम देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना, इसकी तीन टाइप्स होती हैं। तो पहले हम पहली टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला प्रकार है मोनोसैकेराइड्स। तो यह एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं का बना होता है, इसीलिए इसका नाम है मोनोसैकेराइड्स। तो यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है और पाचन की क्रिया में इन्हें अंतिम रूप में प्राप्त किया जाता है। तो जब भी पाचन होगा, तो पाचन में जो भी हम खाते हैं वो काफ़ी जटिल अवस्था में होता है। तो पाचन की प्रक्रिया में क्या होता है, उसे तोड़कर सरल अवस्था में उसका पाचन होता है। तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसका पाचन करने के लिए जटिल अवस्था से उसे सरल अवस्था में लाया जाता है। तो जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये क्या हैं? ये मोनोसैकेराइड्स के उदाहरण हैं। तो ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है, इससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं का बना है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो C6H12 और O6, ये इसका फॉर्मूला है। और शरीर का ईंधन भी कहा जाता है ग्लूकोज को। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट को ही शरीर का ईंधन कहा जाता है। तो जो ग्लूकोज है, ये क्या करता है, हमें तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी कोई बीमार व्यक्ति होता है, उसको तुरंत क्या करते हैं, ग्लूकोज चढ़ा देते हैं, ताकि उसको तुरंत एनर्जी मिल सके। और जब भी आप देखते हैं कि कोई रनिंग कर रहा है, दौड़ते दौड़ते थक जाता है, तो उसे क्या करते हैं, तुरंत ग्लूकोज पिला देते हैं। तो ग्लूकोज क्या करता है, उसके शरीर को तुरंत एनर्जी प्रदान करता है, क्योंकि ये एक ही प्रकार के कार्बन अणुओं से मिलकर बना है। इसमें कोई जटिल अवस्था देखने को नहीं मिलती। इसको शरीर क्या करता है, तुरंत पचा लेता है, जिसके कारण इसे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज देख लिया हमने। हमने पढ़ा ना कि मोनोसैकेराइड्स के क्या क्या उदाहरण हैं। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है। तो अब देखते हैं फ्रक्टोज। इसे फ्रुक्टोज भी कहते हैं। तो दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है फ्रक्टोज। जो फलों का मीठापन होता है वो किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज के कारण ही होता है। जब आप आम खाते हैं तो चीनी की चाशनी में उसको डुबोते नहीं है ना, उसमें नेचुरल मीठापन होता है। तो वो किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज के कारण होता है। और इसे शहद की शर्करा भी कहा जाता है। तो ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शहद में कौन सी शर्करा मिलती है? तो फ्रक्टोज मिलती है। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। उसके बाद है गैलेक्टोज। तो जो गैलेक्टोज है, यह आमतौर पर प्रकृति में अन्य शर्कराओं के साथ मिलकर पाया जाता है। आगे हम देखेंगे डाइसैकेराइड, जिसमें हम देखेंगे कि जो ग्लूकोज है, ये गैलेक्टोज के साथ मिलकर लैक्टोज बनाता है, जो कि दूध में पाया जाता है। तो वो आगे हम पढ़ेंगे। तो जो गैलेक्टोज है ना, ये अन्य शर्कराओं के साथ मिलकर पाया जाता है। जैसे जो डेयरी उत्पाद हैं, दूध, मक्खन, क्रीम, आइसक्रीम, ये सब क्या होते हैं, ये लैक्टोज के रूप में गैलेक्टोज के सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ होते हैं। तो लैक्टोज क्या है, उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट के तीन प्रकार होते हैं। पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड में हमने पढ़ा कि ये एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं से बना होता है। तो इसके उदाहरण हमने देखे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो अब हम मोनोसैकेराइड्स के बाद डाइसैकेराइड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके नाम से ही क्लियर है
डाई का मतलब क्या होता है? दो। तो जब दो मोनोसेक्राइड जुड़ते हैं तब यह एक अणु बनाता है जिसे डाइसेक्राइड कहा जाता है। तो मोनोसेक्राइड में हमने पढ़ा कि वो एक ही कार्बन के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। उनकी संरचना काफ़ी सरल होती है जिसके कारण उन्हें हमारा शरीर आसानी से पचा लेता है। तो यह है डाइसेक्राइड। तो इसमें क्या होता है कि दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़कर एक डाइसेक्राइड बनाते हैं। जैसे ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड है। और फ्रक्टोज क्या है? ये भी मोनोसेक्राइड है। पर इसमें क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे? डाइसेक्राइड बनाएंगे। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? सुक्रोज। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? सुक्रोज। और ग्लूकोज ये आपस में मिलकर माल्टोज बनाते हैं। तो ग्लूकोज आपको तीनों में देखने को मिलेगा। ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज बनाते हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज बनाता है, और ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलकर लैक्टोज बनाता है। तो पहले हम देखते हैं सुक्रोज। तो सुक्रोज को गन्ने और गुड़ की शर्करा कहा जाता है। तो गन्ने और गुड़ में जो शर्करा होती है उसे क्या कहते हैं? सुक्रोज। और सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। और जो टेबल शुगर होती है यानी चीनी होती है वो भी सुक्रोज की ही बनी होती है। तो गन्ना, गुड़ और शुगर, इनमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो सुक्रोज। उसके बाद देखते हैं माल्टोज। तो माल्टोज हमने देखा कि ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिलकर माल्टोज बनाते हैं। तो ये शर्करा हमें किस में देखने को मिलती है? तो जौ, ज्वार, मक्का, गेहूँ एवं अंकुरित अनाज की शर्करा इसे कहा जाता है। और जो शराब में पाई जाती है ना, वो शर्करा भी माल्टोज ही होती है। तो एग्ज़ाम में पूछा गया है कि शराब में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? तो माल्टोज। उसके बाद है लैक्टोज। तो लैक्टोज दूध में पाया जाता है। तो ये जो भी मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ ना, ये सभी उदाहरण एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसीलिए मैंने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर ही पूरे टॉपिक को कवर किया है। तो जो भी उदाहरण है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। तो हमने मोनोसेक्राइड देख लिया, डाइसेक्राइड देख लिया। अब देखते हैं पॉलीसेक्राइड। तो जो पॉलीसेक्राइड है इसके नाम से ही क्लियर है, दो से अधिक। तो यह सबसे जटिल शर्करा है। इसके निर्माण में दो या दो से अधिक मोनोसेक्राइड भाग लेते हैं और यह भोजन को संचित करने का कार्य करता है। तो पॉलीसेक्राइड क्या करता है? भोजन को स्टोर करने का कार्य करता है। जैसे कि स्टार्च। तो स्टार्च पौधों में पाया जाने वाला सबसे आम खाद्य भंडारण पोलोसेक्राइड है। याद रखिएगा, स्टार्च किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। और आलू में भी स्टार्च होता है। और इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि जो कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल की जो बाहर की खोल होती है वो स्टार्च की ही बनी होती है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो कैप्सूल होता है उसकी जो बाहर की खोल होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो स्टार्च की बनी होती है। उसके बाद है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज पौधों में पाया जाने वाला अन्य महत्वपूर्ण पॉलीसेक्राइड है। तो ये सब पॉलीसेक्राइड के उदाहरण हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज। उसके बाद है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जानवरों में प्रमुख भंडारण पॉलीसेक्राइड है। ग्लाइकोजन यकृत यकृत यानी कि लीवर और मांसपेशियों में संग्रहित होता है और जानवरों में ऊर्जा आरक्षित के रूप में कार्य करता है। चौथा उदाहरण है काइटिन। तो जो कवक की कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो काइटिन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है जो मुख्य रूप से कवक में पाया जाता है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक यौगिक से बनी होती है। तो यहाँ पर हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया। अब आगे हम वसा के बारे में पढ़ते हैं। वसा यानी कि फैट। तो वसा अर्थात चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है और वसा शरीर के लिए उपयोगी है, किंतु इसकी अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। तो जो फैट है हमारे शरीर में ज़रूरी है, परंतु ज़्यादा मात्रा में अगर फैट हो जाएगा तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी तो है, परंतु इसकी अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। तो सामान्यतः हमारे शरीर में वसा लिपिड के रूप में मिलती है। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में
उपस्थित रहते हैं। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट में इनका एक फिक्स रेशियो होता है कि ये 1, 2 और 1 के अनुपात में होंगे, परंतु वसा में इनका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। तो वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होती है, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उसे तेल कहते हैं। तो सामान्यतः जो फैट होता है ये 20 डिग्री सेल्सियस पर किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। परंतु यदि वो 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में ना हो, द्रव अवस्था में हो, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम तेल कहते हैं। तो सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से लेकर 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। तो 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जितने भी पोषक तत्व हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रति ग्राम कैलोरी हमें किससे मिलती है? तो वसा से मिलती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे भोजन में सबसे ज़्यादा हमें किससे ऊर्जा मिलती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, क्योंकि हमारे भोजन का ज़्यादातर हिस्सा कार्बोहाइड्रेट होता है। परंतु अगर हम बात करें कि पोषक तत्वों में प्रति ग्राम सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो वो वसा से मिलती है, क्योंकि 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वसा के स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे मक्खन, घी, दूध, पनीर, अंडे की जर्दी, मांस, तेल आदि। तो ये वसा के स्रोत हैं। अब आगे हम वसा के प्रकार देख लेते हैं। तो वसा 3 प्रकार की होती है। संतृप्त वसा, इसे सैचुरेटेड फैट कहते हैं। असंतृप्त वसा, इसे अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। और तीसरा है ट्रांस फैट। तो वसा 3 प्रकार की होती है। पहले देखते हैं संतृप्त वसा। तो संतृप्त वसा रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है। तो इस प्रकार की वसा का सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए, क्योंकि जो संतृप्त वसा होती है ना, सैचुरेटेड फैट होता है। अगर इसे हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो क्या होगा? ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देगा। और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? हमारी रक्तवाहिनियों में ब्लॉकेज यानी कि अवरोध पैदा करता है, जिससे क्या होता है कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो संतृप्त वसा का सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? मक्खन, पनीर, मांस, घी, डालडा आदि। तो ये संतृप्त वसा के उदाहरण हैं। इन्हें कम मात्रा में ही खाना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो ये क्या करेगा? हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। और वैसे भी कहा जाता है ना कि अति सर्वत्र वर्ज्यते। कोई भी चीज़ की हम अति करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक ही होगा। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसे ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारे शरीर को नुकसान करेगी। और उसी प्रकार जो ये सैचुरेटेड फैट है, इसका सेवन अगर हम ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाएगी। उसके बाद है असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट। तो असंतृप्त वसा वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ये हमारे दिल के स्वास्थ्य को बनाए रखता है और हमारे शरीर से हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को हटाने में भी सहायक होता है। तो जो असंतृप्त वसा है ना, ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। तो असंतृप्त वसा के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, काजू, बादाम। तो इनसे हमें क्या मिलता है? इनसे हमें अनसैचुरेटेड फैट मिलता है, जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। उसके बाद है ट्रांस फैट। तो इसे आर्टिफिशियल फैट भी कहते हैं और ये हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ट्रांस वसा, इन्हें खाने से हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तथा अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण दिल की बीमारी हो सकती है। तो ट्रांस फैट किस में होता है? जैसे फास्ट फूड, पिज़्ज़ा और कुरकुरे, जो आप पैकेट वाली चीज़ खाते हैं, उसके पीछे आप देखेंगे ना, तो स्वाद को बढ़ाने के लिए उसमें ट्रांस फैट मिला देते हैं। अगर आप देखेंगे जो आप कुरकुरे भी खाते हैं ना, उसमें भी ट्रांस फैट मिला होता है। तो ये हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सैचुरेटेड फैट से भी ज़्यादा नुकसानदायक है ट्रांस फैट। तो वसा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। संतृप्त वसा, जिसका सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए। दूसरा है असंतृप्त वसा, जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। और तीसरा है ट्रांस फैट, जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। तो आगे हम
वसा के कार्य देख लेते हैं। तो वसा आमतौर पर शरीर में ऊर्जा का संग्रहित स्रोत होता है जो कि त्वचा के नीचे जमा रहता है। और वसा विशेष रूप से मानव शरीर में एक सुरक्षात्मक परत का कार्य करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमारे शरीर के ऊपर जो ये वसा है ये क्या करती है, हमारे शरीर में एक सुरक्षात्मक परत का कार्य करती है, क्योंकि वसा शरीर के अंगों को बाहरी आघात से बचाती है। अगर हमारे शरीर पे वसा नहीं होगा तो कोई हमें मारेगा तो हमारे अंदरूनी अंगों को चोट लग जाएगी, परंतु वसा क्या करती है, बाहरी आघात से हमें बचाती है। और वसा शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है। वसा स्वस्थ कोशिका कार्य को बढ़ावा देता है। तो जो ऊंट होता है ना, ऊंट के कुबर में भी वसा ही पाई जाती है। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि ऊंट के कुबर में क्या होता है, तो उसमें भी फैट यानी कि वसा पाई जाती है। तो वसा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। तो याद रखिएगा, इसमें नाइट्रोजन भी है। हमने जब कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में पढ़ा तो वहाँ पर नाइट्रोजन नहीं था, परंतु प्रोटीन में नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो शरीर को आवश्यक सभी प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। तो जो मनुष्य का शरीर होता है ना, इसको 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, तो शारीरिक वृद्धि और अंगों की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। तो हमारे शरीर के अंगों की मरम्मत और शारीरिक वृद्धि के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 अमीनो अम्ल हमारे लिए आवश्यक हैं और 10 अमीनो अम्ल को अनावश्यक कहा जाता है। क्योंकि जो 10 अमीनो अम्ल हैं ये हमारे शरीर में स्वयं ही निर्मित हो जाते हैं, यानी कि इनकी ज़रूरत हमें बाहरी पदार्थों से नहीं पड़ती। तो इसीलिए से अनावश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। परंतु जिन अमीनो एसिड की ज़रूरत हमें भोज्य पदार्थों से पड़ती है उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। तो 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता हमें होती है, जिसमें से 10 प्रकार का प्रोटीन हमारा शरीर खुद बनाता है और बाकी के 10 प्रोटीन की आवश्यकता हम भोज्य पदार्थों के द्वारा यानी कि भोजन के द्वारा पूरी करते हैं। तो जो अमीनो अम्ल होते हैं ये जिस बंध के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं उसे पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। तो मानव शरीर का लगभग 15 से 17% भाग प्रोटीन का बना होता है और प्रोटीन प्रति ग्राम 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। और प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं, तो जैसे दूध, पनीर, दालें, मांस, मछली, अंडा आदि ये प्रोटीन के स्रोत हैं। तो दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। परंतु याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक रूप से हमें किससे सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, तो हमें सोयाबीन से सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो सबसे ज़्यादा हमें किससे प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन से। अगर हम सोयाबीन को खाएं तो सोयाबीन में लगभग 42% प्रोटीन होता है। तो सोयाबीन में सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो आगे हम प्रोटीन के कार्य देख लेते हैं। तो हमें प्रोटीन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो प्रोटीन शरीर के निर्माणकारी पदार्थ होते हैं, यानी कि एक प्रकार से ये शरीर का निर्माण करते हैं और ये कोशिकाओं तथा ऊतकों, ऊतक यानी कि टिश्यू का निर्माण, मरम्मत व विकास करते हैं। ये शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं और यह टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है। तो प्राकृतिक रूप से सोयाबीन में सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। मैंने आपको बताया, तो ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि प्राकृतिक रूप से सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन किस में मिलता है, तो सोयाबीन से मिलता है। तो आगे हम देखते हैं प्रोटीन प्राप्ति। तो हमने पढ़ा था कि कुछ प्रोटीन हमारा शरीर खुद बनाता है और कुछ प्रोटीन की ज़रूरत हमें भोजन से होती है। तो इस स्लाइड में मैंने जितने भी प्रोटीन लिखे हैं ये सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये सभी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको याद होने ही चाहिए। जैसे पहले देखते हैं शरीर में, तो शरीर में खून होता है, तो खून में
3 प्रकार के प्रोटीन आपको याद रखने हैं। पहला है हीमोग्लोबिन, जो कि हमारी लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। दूसरा है फाइब्रिनोजन और तीसरा प्रोथ्रोम्बिन। तो ये दोनों रक्त के जमाव यानी कि उसका थक्का बनाने के काम में आते हैं, उसकी क्लोटिंग के काम में आते हैं। तो रक्त में 3 प्रकार के प्रोटीन आपको याद रखने हैं। यही पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन किस में देखने को मिलता है। तो हमारे रक्त में यानी कि ब्लड में देखने को मिलता है। तो हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये तीनों प्रोटीन कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारे ब्लड में। उसके बाद है हड्डी में कौन सा प्रोटीन देखने को मिलता है? तो इसका नाम है कोलेजन। और इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि कोलेजन मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कोलेजन प्रोटीन ही पाया जाता है। और अगर बात करें कि प्राकृतिक रूप से किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, तो सोयाबीन में। पर हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कोलेजन, जो कि हड्डी में पाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद है मांसपेशी। तो मसल में आपको कौन से प्रोटीन याद रखने हैं? तो दो, एक्टिन और मायोसिन, ये दोनों मांसपेशियों में पाए जाते हैं। तो मांसपेशियों के संकुचन में ये काम आते हैं। तो एक्टिन और मायोसिन, ये दोनों प्रोटीन किस में देखने को मिलते हैं? तो ये दोनों प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? मांसपेशी में पाए जाते हैं। ये सभी प्रोटीन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसी के साथ ये याद रखिएगा कि बाल, नाखून, सींग और जो जानवरों के खुर होते हैं ना, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अल्फा कैराटिन। ये कैरोटीन नहीं है, इसका नाम है अल्फा कैराटिन। तो जो अल्फा कैराटिन प्रोटीन है, ये हमारे बाल, नाखून, जानवरों के सींग और उनके जो खुर होते हैं ना, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अल्फा कैराटिन प्रोटीन पाया जाता है। और मैंने आपको बता ही दिया कि कोलेजन मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो हमने हमारे शरीर में जो महत्वपूर्ण प्रोटीन पाए जाते हैं वो देख लिए। अब हम देखते हैं भोजन में। तो ये पूछा जाता है कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। जो हमारे बाल हैं उसमें कैराटिन प्रोटीन मिलता है, परंतु जो गाजर है इसमें कैरोटीन प्रोटीन मिलता है। उसके बाद है अंडा। तो जो अंडे का सफ़ेद भाग है इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन देखने को मिलता है। और जो इसका पीला भाग होता है यानी कि जो अंडे की जर्दी होती है, इसमें विटेलिन प्रोटीन होता है। तो याद रखिएगा, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसके सफ़ेद भाग में एल्ब्यूमिन और पीले भाग में विटेलिन प्रोटीन पाया जाता है। और जो दूध होता है, दूध में कौन सा प्रोटीन देखने को मिलता है? तो केसिन। केसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो ये दूध में पाया जाता है। तो इन सभी प्रोटीन को एक बार आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि प्रोटीन की कमी के कारण कौन से रोग होते हैं। तो पहला रोग है क्वाशियोरकर। तो ये रोग मुख्यतः बच्चों में होता है। प्रोटीन की कमी के कारण इसके कारण शरीर एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है तथा हाथ पैर सूख जाते हैं और पेट फूल जाता है। जैसा आप देख रहे हैं, इस बीमारी के कारण क्या होता है कि हाथ पैर सूख जाते हैं और जो पेट होता है ना, वो फूल जाता है। इसको कहते हैं क्वाशियोरकर। ये प्रोटीन की कमी के कारण रोग होता है। और दूसरा रोग है मेरास्मस। तो यह भी प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है और इसे सूखा रोग कहा जाता है। सूखा रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके कारण शरीर सूख जाता है और जो वजन है ये कम हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो मेरास्मस में क्या होता है, शरीर सूख जाता है और वजन बहुत कम हो जाता है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग में आपको ये दो रोग याद रखने हैं। पहला है क्वाशियोरकर और दूसरा है मेरास्मस। तो हमने कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया। अब आगे हम खनिज लवण के बारे में पढ़ते हैं, मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ हैं और मानव शरीर में लगभग 29 खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है और इनकी आवश्यकता शरीर की विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए होती है। तो लगभग 29 खनिज तत्वों की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। तो सभी के बारे में तो हम नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला खनिज लवण है कैल्शियम। तो कैल्शियम हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है और ये दूध, मांस,
हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है और इसकी कमी से शरीर में ओस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है कैल्शियम की कमी के कारण। और इस बीमारी में हड्डियों में दर्द होता है और वह कमज़ोर हो जाती हैं। तो कैल्शियम की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? ओस्टियोपोरोसिस। उसके बाद अगला खनिज लवण है फास्फोरस। तो यह हड्डियों एवं दांतों की मजबूती प्रदान करता है और ये तंत्रिका तंत्र को सही से कार्य करने में सहायक होता है। हमारे नर्वस सिस्टम को सही से कार्य करने में सहायक होता है और ये चावल, मूंगफली, सोयाबीन और पनीर आदि से प्राप्त होता है। उसके बाद है आयरन। तो ये रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक होता है और ये रक्त के निर्माण में सहायक होता है, यानी कि ब्लड के निर्माण में सहायक होता है। और आयरन हमें किससे मिलता है? तो हरी सब्जियों, अमरूद और अंगूर आदि में आयरन पाया जाता है। और आयरन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया, जिसे रक्तहीनता कहते हैं। एनीमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। उसके बाद अगला खनिज लवण है आयोडीन। तो ये थायराइड ग्रंथि को सही से कार्य करने में सहायक होता है। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो जैसा आप देख रहे हैं, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, जिसमें जो गला होता है ना, काफ़ी फूल जाता है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आयोडीन हमें किससे मिलता है, तो आपके दिमाग में हो सकता है कि आपको लगे कि नमक में आयोडीन पाया जाता है, परंतु नहीं, नमक में आयोडीन नहीं पाया जाता। नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो आयोडीन हमें समुद्री भोजन यानी कि सी फूड, दूध, अंडा और मांस, इससे हमें आयोडीन मिलता है। तो प्रमुख खनिज लवणों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम वाटर यानी कि जल के बारे में पढ़ते हैं। तो शरीर के विकास के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है, आपको पता ही है, क्योंकि मानव शरीर के भार का लगभग 65 से 70% भाग जल से ही निर्मित होता है। तो हमारे शरीर के लिए जल काफ़ी ज़रूरी है। तो जल क्या करता है? हमारे शरीर में उपस्थित अपशिष्ट एवं विषैले पदार्थ जल में घुलकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और जल हमारे शरीर के ताप को पसीना तथा वाष्पन के द्वारा नियंत्रित करता है। तो जल क्या करता है? हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जब आप देखते हैं काफ़ी गर्मी पड़ती है तो शरीर से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। तो पसीना निकलने के बाद क्या होता है कि शरीर के ऊपर ठंडक हो जाती है, शरीर थोड़ा ठंडा हो जाता है। इससे क्या होता है? टेम्परेचर कंट्रोल होता है। जब काफ़ी गर्मी लगती है हमारे शरीर को तो क्या होता है? पसीना निकलता है। पसीना निकलने से क्या होता है? शरीर को ठंडक लगती है। तो टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो वाटर यानी कि जल करता है। और जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों के अवशोषण में भी सहायक होता है। तो यहाँ पर हमने 5 पोषक पदार्थों के बारे में पढ़ लिया। अब बचा एक विटामिन। तो विटामिन के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि जो विटामिन है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो इसको हम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि विटामिन क्या है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, किन से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, किस विटामिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो अगली वीडियो में हम विटामिन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा थ्योरी सेक्शन यहीं पर कंप्लीट होता है। तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो जो कैप्सूल के बाहर की खोल होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो स्टार्च की बनी होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद में कौन सी शर्करा होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो इंस्टेंट एनर्जी हमें किससे मिलती है? तो ग्लूकोज से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए? तो 20। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो बताइए, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक
या स्थूलतावर्धक, तो प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अल्फा केरेटीन एक प्रोटीन है जो कहाँ पर पाया जाता है? तो बताइए कि ये रक्त में पाया जाता है, गाजर में, अंडों में या बालों में? तो जो अल्फा केरेटीन है ना, ये हमारे बालों में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो आपको निम्नलिखित उदाहरण में बताना है कि प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किसमें पाया जाता है? उड़द में, मटर में, चने में या सोयाबीन में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से या विटामिन से? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है वसा से। वसा से हमें सर्वाधिक प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है? ऑप्शन ए है कि अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके। ऑप्शन बी है अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। ऑप्शन सी है उपापचय क्रिया को कम करके। और ऑप्शन डी है पानी के प्रयोग को कम करके। तो बताइए, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह पाता है, ऐसा कैसे हो पाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई यानी कि फैट का प्रयोग करके ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह पाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो हड्डियों के निर्माण में आपको पता ही है कि किस आवश्यक तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो इसका सही जवाब क्या है? कैल्शियम। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक हरी सब्जी है और हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है। तो पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? आयरन की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो बताइए, एक गिलास पानी पीने से हमें कितनी कैलोरी मिलेगी? 0, 15, 25 या 50? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो 0। तो पानी पीने से हमें कोई कैलोरी नहीं मिलती। नहीं तो हम पानी ही पीते रहें, भोजन की आवश्यकता ही न पड़े, तो पानी में कोई कैलोरी नहीं होती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 0। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में